चलिए स्टार्ट करते हैं। लाए बुक एनसीईआरटी। हाँ चलिए, एक क्वेश्चन है, देखिएगा। ये इंटेक्स्ट अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है ना, एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट अनसॉल्व्ड क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज सिल्वर एटम हैज कंप्लीटली फिल्ड 4d10 ऑर्बिटल इन इट्स ग्राउंड स्टेट, देन हाउ कैन यू से दैट इट इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। जबकि हमने तो डिफाइन किया ना, ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो होते हैं जिनके पास डी इनकम्प्लीट होना चाहिए। तभी तो हमने जिंक को ट्रांजिशन नहीं माना ना, क्योंकि जिंक या जिंक का आयन दोनों का ही 3d10 कॉन्फ़िगरेशन होता है। दैट इज व्हाई इट इज नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन। तो अब यहां क्या क्वेश्चन में बोल रहा है कि सिल्वर का 4d10 है, तो सिल्वर का होगा 4d10, बट सिल्वर एजी पॉजिटिव का करेंगे तो वो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा यहां से, तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, तो ये आपका इंटेक्स अनसॉल्व वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर लिखिएगा। पेज नंबर कुछ रखे हो, कोई बुक कौन से पेज में है? 92, पेज नंबर 92 है ना। पेज नंबर 92 में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। सिल्वर एटम हैज कंप्लीटली फिल्ड 4d इन इट्स ग्राउंड स्टेट, हाउ कैन यू से इट इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो लिखना इसमें द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पर एजी पॉजिटिव में तो 5s का 1 निकलेगा ना, एजी प्लस 2 का हो जाएगा। हाँ, तब 4d9 बचेगा। ठीक है, हाँ लिखेंगे। Silver, the outer electronic configuration of Ag is the outer electronic configuration of Ag is the outer electronic configuration of Ag is 4d10 5s1, 4d10 5s1। इसका एटॉमिक नंबर 47 होता है, सिल्वर का एटॉमिक नंबर 47। ठीक है, हाँ तो ये हो गया ना 11, और वहां 36 कंप्लीट हो रहा था, क्रिप्टन में 36 हो रहा है, 36 प्लस 11 इज 47। ठीक है, हाँ फुल स्टॉप। इन एडिशन टू एजी प्लस, इन एडिशन टू एजी प्लस कॉमा, it also show an oxidation state of +2. In addition to Ag plus 1, it also shows an oxidation state of +2. और हमको पता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स किसके साथ शो करते हैं, आइदर विद ऑक्साइड्स या फ्लोराइड्स। तो एजी भी वैसे ही है, जब एजी ऑक्सीजन क्या रिएक्ट करता है ना, तो अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, Ag2O, यानी AgO, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव कैंसिल हो गया। इन द सेम वे AgF2, ये दोनों कंपाउंड एग्जांपल में लिख लो आप लोग ब्रैकेट में, क्योंकि हमने तो अभी तक जितने भी कंपाउंड्स पढ़े AgKO+1 वाले पढ़े ना नॉर्मली। सिल्वर क्लोराइड पढ़ते हैं अपन AgCl, सिल्वर नाइट्रेट पढ़ते हैं AgNO3। तो यहाँ पे तो सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ही है, बट वो कब अपना हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, विद ऑक्साइड एंड क्लोराइड्स। ठीक है, तो ब्रैकेट में ये दोनों लिख लेना। हाँ, तो इट शोज एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +2, ब्रैकेट में इन दोनों फुल स्टॉप। इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, in +2 oxidation state, the D subshell is incompletely filled. In +2 oxidation state, the D subshell is incompletely filled. The D subshell is incompletely filled. ठीक है, hence it is a transition element. Hence it is a transition element. Hence it is a transition element. ठीक है,
तो हमने वहां पे डेफिनेशन में सिर्फ एटम नहीं लिखा था, हमने लिखा था एटम या उसका कोई भी आयनिक फॉर्म अगर हाफ फिल्ड या फिर इनकम्प्लीट डी सबशेल के साथ है तो उसको हम डी ब्लॉक एलिमेंट यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट मानेंगे। ठीक है, कॉपर में नहीं हो रहा था, कॉपर 1+ भी नहीं था, कॉपर 2+ भी नहीं था, दोनों में 3d10 ही है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन उसी में ही इंटेक्स अनसॉल्व में ही फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा। ये कौन, ये पेज नंबर लिख लिया आप लोग जिनके पास बुक नहीं है, पेज नंबर 92 का क्वेश्चन था ये, है ना। एक क्वेश्चन ऐसे ही आपका 8 पॉइंट क्या ये चैप्टर 4 है ना, 4.4 होगा देखिएगा, अनसॉल्व में 4.4। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है कि व्हाई द वैल्यू ऑफ ई नॉट फॉर कॉपर इज पॉजिटिव। कितनी 0.34 पढ़े ना, 0.34। तो ई नॉट मतलब उसकी रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव क्यों है, जबकि मेटल्स की रिडक्शन पोटेंशियल तो लगभग नेगेटिव ही है। तो व्हाई इट हैज अ पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल। तो हाँ, हम 3 एनर्जीज की बात किए थे, आपको याद है कि 3 फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वैल्यू ऑफ ई नॉट। और 3 वैल्यूज क्या क्या थी, एक था हमारा सब्लिमेशन एंथैल्पी यानी वही एटमाइजेशन, वही है ना। सेकंड आयनाइजेशन एंड थर्ड वाज हाइड्रेशन। तो उसमें पहली दो तो आपकी पॉजिटिव होती है, द सेकंड वन हाइड्रेशन एंथैल्पी इज नेगेटिव। अब अगर ये तीनों को ऐड करने पर आंसर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब यही हुआ ना कि दैट थर्ड वन इज लेस नेगेटिव, तभी इन दोनों का एडिशन माइनस करने के बाद उसको ओवरऑल पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो हमने उसका आंसर यही लिखा था कि कॉपर में यही हो रहा है, द सम ऑफ दिस थ्री इज पॉजिटिव, क्योंकि डेल एच डेल हाइड एच, क्या नाम दिया था उसका अपन, डेल हाइड एच, दिस इज द सिंबल फॉर हाइड्रेशन एंथैल्पी, दिस इज लेस नेगेटिव। ठीक है, लिखो इसका आंसर। द ई नॉट वैल्यू फॉर एनी मेटल, the E naught value for any metal, the E naught value for any metal is related to the sum of enthalpy changes, is related to the sum of enthalpy changes taking place in the following steps, taking place in the following steps, taking place in the following steps। तीनों का रिएक्शन कैसे लिखेंगे अपन, आपका मेटल सॉलिड से बनेगा मेटल गैसियस, है ना, बट वो कब होगा, जब एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन दी जाएगी तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। फिर जब यही गैसियस एटम, आइसोलेटेड गैसियस एटम में जब हम आयनाइजेशन एंथैल्पी देते हैं तब ये बनता है आयन, बट अभी भी ये एक्वस नहीं हुआ क्योंकि पानी नहीं आया अभी तक, है ना। समझ रहे ना, पहले सॉलिड से गैस, इसको सब्लिमेशन बोलते हैं, तो ये डेल ए एच भी बोल सकते हैं या डेल सब एच, दोनों सही है। ठीक है, और अब ये बन गया आइसोलेटेड गैसियस एटम जिसमें अपन ने एनर्जी दी, तो ये हो गया आपका आइसोलेटेड गैसियस आयन। अब इसी में जब पानी ऐड किया जाएगा देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एक्वस प्लस डेल हाइड एच। तो तीनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको, ये दोनों एब्जॉर्ब हुए, ये रिलीज हुई है, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ठीक है, लिख लो तीनों चीजें, 3 एंथैल्पी इन्वॉल्व है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन एंड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, तो नीचे लिखिएगा कॉपर हैज हाई, कॉपर हैज हाई डेल ए एच, कॉपर हैज हाई डेल ए एच यानी कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एंड लो डेल हाइड एच, एंड लो डेल हाइड एच। full stop. The high energy required to transform, the high energy, the high energy, the high energy required to transform, the high energy required to transform Cu to Cu2 plus, Cu
Cu2 plus is not balanced by its is not balanced by its is not balanced by its hydration enthalpy is not balanced by its hydration enthalpy. Full stop. Hence E naught is positive. E naught किसके लिए? E naught अब ब्रैकेट में ऐसा भी लिख सकते हैं, E naught के ब्रैकेट में Cu2 पॉजिटिव से Cu वाला इज, ऐसे तो डिनोट करते हैं ना E naught की वैल्यू को, इज पॉजिटिव. ठीक है, चलिए इसी के बाद एक क्वेश्चन और है जो 4.5 है. इसका आंसर हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी वाले टॉपिक में लिखा है. यहाँ ये बोल रहा है कि इरेगुलरिटीज क्यों है इन द आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज. ठीक है, तो कई जगह वो कॉन्फ़िगरेशन के कारण हो रहा है, हमने लिखा है वो सारे आंसर्स रीजंस में, है ना. फिर 4.6 क्वेश्चन है, उसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाई इज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ मेटल एग्जिबिटेड इन इट्स ऑक्साइड और फ्लोराइड ओनली. क्वेश्चन समझे क्या? जैसे भी हमने बात की ना कि सिल्वर भी अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्साइड और फ्लोराइड के साथ ही दिखा रहा था, तो इन जनरल पूछ रहा है क्यों क्यों कोई ट्रांजिशन मेटल अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्साइड और फ्लोराइड के साथ ही दिखाता है. उसका दो रीजन है, एक तो ये दोनों ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दूसरा इनका साइज भी छोटा है. ठीक है, कहने को तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव Ag के सामने Cl भी है, क्लोरीन भी तो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव Ag के सामने, बट Ag के साथ तो वो AgCl ही बना रहा है क्योंकि Cl का साइज ज्यादा है. करेक्ट, तो इसका आंसर लिख लो एक लाइन का. ये आपका 4.6 है ना, इंटेक्स अनसॉल्व्ड 4.6. सॉल्व वाले तो आप लोग एक बार रीड कर लेना, वो सारे मिलते जुलते हमारे सारे कॉपी में लिखे हुए हैं कहीं ना कहीं रीजंस, है ना. अनसॉल्व वाले कुछ लिख रहे हैं हम बस, हाँ लिखेंगे इसका रीजन. ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन हैव स्मॉल साइज, ये भी हमने लिखा होगा उसमें पैराग्राफ में जहां भी हमने इसके बारे में बात की है. ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन हैव स्मॉल साइज and high electronegativity. Oxygen and fluorine have small size and high electronegativity. And hence they can oxidize the metal, and hence they can oxidize the metal, and hence they can oxidize the metal to the highest oxidation state. To the highest oxidation state. To the highest oxidation state. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसी में ही है, शायद उसी पेज में होगा. 4.7 ये भी क्वेश्चन आया है कि विच इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, Cr2 प्लस और Fe2 प्लस. Cr2 प्लस ज्यादा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है कि Fe2 प्लस. तो इसका आंसर देखो आप दो तरीके से दे सकते हो. इफ यू रिमेंबर द E नॉट वैल्यूज तो आप बता सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ ना ऐसा बोला नहीं है कि Cr ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, एक्सप्लेन व्हाई, तो हम बता सकते थे. आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, पर यहाँ तो पूछ ही लेना कि बताओ दोनों में से कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है एंड व्हाई. और एक क्वेश्चन ऐसा था कि इफ मतलब व्हाई Cr2 पॉजिटिव इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन Fe2 पॉजिटिव, तब तो हमको आंसर पता है कि Cr2 पॉजिटिव अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब डेफिनेटली ये अगर अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, और डेफिनेटली ये Cr2 से Cr3 बनने में अच्छे स्टेबल स्टेट में जा रहा होगा. ये सारे आंसर्स हम लिख सकते हैं, राइट. ऑल्सो अगर मुझे रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में बात करनी होगी तो जिसका अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ होगा तो डेफिनेटली इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, तो हम ऐसा भी लिख सकते थे. तो ये सारे रीजन हम तब दे सकते थे जब हम सीधा लिख ही दिया है, पर अब तो नहीं पता है ना कि कौन सा. अब तो आपसे पहला सवाल तो यही पूछा है कि बताओ दोनों में कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट है. तो एक तरीका है, क्योंकि सारी वैल्यूज तो हम ई नॉट की याद नहीं रख सकते, क्योंकि हमने ई नॉट की दो टाइप की वैल्यूज पढ़ी है, एक M2 प्लस से M वाली और एक M3 प्लस से M2 प्लस वाली. तो इतनी कितनी याद रखोगे आप वैल्यूज, यहाँ से 3, यहाँ से वही वैल्यू काम आने वाली है आपको M3 प्लस M2 प्लस वाली. यही तो ना रिडक्शन, 3 से 2 आना. Am I clear? तो अब अपन उसके बेसिस में तो याद नहीं रख सकते वैल्यू. ठीक है, तो अपन पहले कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं दोनों की.
Cr2+ और Fe2+ एंड Cr3+ और Fe3+, इनकी कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे कि कौन 2 से 3 जानने के लिए ज्यादा उत्सुक होगा। तो Fe2+ क्या होगा सोचिए। Fe2+ इज 4s, सॉरी 3d4, सॉरी 3d6, 3d6 4s2, तब तो आएगा ना 20 और 6 26। ये तो Fe है, ये क्या है Fe। जब Fe2+ बनाएंगे तो 3d6 हो जाएगा, करेक्ट। तो आपको नहीं लग रहा है ये 3d5 बनना चाहेगा। तो Fe2+ से Fe3+ वो हाँ ज्यादा स्टेबल बनना चाहेगा, यानी कि Fe2+ से Fe3+ यानी ऑक्सीडाइज होगा, और अगर ये ऑक्सीडाइज होगा तो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। समझ रहे क्या, है ना। अब तो हमें आंसर नहीं पता था ना अभी, तो अब ये तो श्योर है कि ये ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए। पर इसका भी देख लेते हैं, क्रोमियम का भी। तो क्रोमियम का क्या होता है 3d5 4s1, 3d5 4s1, कोई एक जम करके जाता है ना। और Cr2+ का क्या होगा 3d4, Cr3+ 3d3, कोई ज्यादा वो नहीं है कि ये बनना ही चाहेगा, है ना। बट ये तो चाहेगा बनना, मतलब ये ऑक्सीडाइज डेफिनेटली होगा। कौन Fe2, Fe3 में ऑक्सीडाइज होगा, और अगर ये ऑक्सीडाइज होगा तो ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है, तो अपन कॉन्फ़िगरेशन देख के बताएंगे डायरेक्ट। एम आई क्लियर, ठीक है। चलो लिखो उसका, और मैं दोनों आंसर लिखवा दूंगा आपको। एक ई नॉट वैल्यू वैल्यू भी लिखते हैं अपन, ठीक है। तो लिखेंगे दोनों आंसर लिखते हैं, लिखेंगे नीचे ई नॉट, ई नॉट ई नॉट करके लिखना Cr3+ Cr2+ is negative, that is minus 0.41, and एक मिनट ना, whereas लिखे whereas E naught Fe3+ to 2+, whereas E naught Fe3+ to Fe2+ is positive, that is plus 0.77, that is plus 0.77। ये ई नॉट की वैल्यू देख करके तो लग रहा है कि Fe3 से Fe2 रिड्यूस जल्दी हो जाएगा ना, तो उस हिसाब से तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। बट कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से तो उल्टा हो रहा है। ठीक है, कंटिन्यू करो उसको। दस दस Cr2+ is easily oxidized to, thus Cr2+ is easily oxidized to Cr3+, 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 but Fe2 positive cannot be, but Fe2 positive cannot be, but Fe2 positive cannot be
easily oxidized to Fe3 plus. Fe3 plus. Full stop. Hence, Cr2 positive, hence Cr2 positive is a stronger reducing agent. Hence Cr2 positive is the stronger reducing agent than Fe2 positive. Then Fe2 positive. आप लोगों ने वैल्यू लिखी थी ना इसकी भी, एक बार देखिए तो ई नॉट वाली वैल्यूज 3+ से 2+ वाली वैल्यू देखना, हमने टाइटेनियम से लेके जिंक तक की लिखी होगी, एक बार चेक करो वैल्यू बस कि नेगेटिव और पॉजिटिव ही है ना। ठीक है, एक्सेप्शन ही फिर वो शायद इसलिए होगा कि उसका Fe का थर्ड आयनाइजेशन थैल्पी लो होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखना 4.8 ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट का क्वेश्चन है, देखना। कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ M2 प्लस आयन, जहां पे Z का वैल्यू 27 दिया है। 27 मतलब कौन सा एलिमेंट है ये? 27 कोबाल्ट, Fe, हाँ CONI, हाँ ठीक है। तो इसका क्या बोल रहा है? 2+। देखो कन्फिग्रेशन निकालो 2+ का क्या होगा। अगर आपका मेटल का एटॉमिक नंबर 27 है तो उसका कन्फिग्रेशन हो जाएगा 3d7 4s2। तो M2+ क्या होगा? M2 प्लस M2 प्लस 3d7, यानी कि इसके पास, अरे मैग्नेटिक मोमेंट कैसे देखते हैं अपन? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो कितने हैं? 3। फॉर्मूला क्या देखा था हमने? अंडर रूट में n इंटू n+2, जहां पे n इज द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। तो निकाल लो वैल्यू, 2 इंटू 2+2, नहीं सॉरी 3 इंटू 3+2, 3 इंटू 3+2, √15। ठीक है, √15 विच इज अप्रोक्सीमेटली 3.87, है ना, वही 3 से 4 के बीच में आएगा, 3.87। ठीक है, उसी का एक और है 4.9। एक्सप्लेन वाई, ये भी आया क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई Cu+1 आयन इज नॉट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। डिकम्पोजिशन अपन ने लिखा ना इसका कि इसका डिस्प्रपोर्शनेशन हो जाता है कि +1 से ही ये Cu में और +2 में कन्वर्ट हो जाता है। इसका भी रीजन हमने लिखा है। ठीक है, इसको भी लिखने से लिखिए 4.9, ये इंटेक्स अनसॉल्व्ड का 4.9 क्वेश्चन है। एक्सप्लेन व्हाई Cu+1 आयन इज मोर स्टेबल और इज नॉट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, हाँ इसका आंसर लिखिएगा Cu2+ is much more stable. Cu2+ is much more stable than Cu1+. Cu1+, full stop. This is because although second ionization enthalpy of copper is large, although second ionization enthalpy of copper is large, हमें लग रहा था कि सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी तो 1+ से 2+ नहीं बनना चाहिए, है ना। although second ionization enthalpy of copper is large, but del hide H, वही हाइड्रेशन एंथैल्पी for Cu2+,
for Cu2 plus is much more negative than Cu1 plus और यही उसके सेकेंड आयन एंथैल्पी को कंपनसेट कर देती है कि जो सेकेंड आयन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है ना Cu2 प्लस की, वो आपको कहां से मिल जाती है, उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी से. And hence it more than compensates for the second ionization enthalpy, and hence it more than compensates its second ionization enthalpy. Therefore many copper 1 compounds देखो बॉन्ड बनते वक्त या ऐसे हाइड्रेशन यानी पानी में मिलते वक्त जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा ना कंपाउंड उतना स्टेबल होता है. ठीक है, हमें पता है कि जैसे बॉन्ड बनते वक्त जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई है उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए भी. तो हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रिलीज हो ताकि उतनी ही ज्यादा एनर्जी तोड़ने के लिए देना पड़े. और अगर तोड़ने के लिए उतनी एनर्जी देनी पड़ रही है यानी कि वो बॉन्ड अच्छी स्टेबल है. समझ रहे? चलिए, तो क्या लिखे, therefore many copper 1 compounds are unstable in aqueous solution and undergo disproportionation and undergo disproportionation और डिस्प्रोपोर्शनेशन का रिएक्शन हमने लिखा है कि Cu प्लस जो है Cu एंड Cu2 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, तो ये हो गया आपका रिडक्शन, ये हो गया ऑक्सीडेशन. ठीक है, लिख लो रिएक्शन. क्या हो गया, गलत लिखा है. ठीक है, एक्सरसाइज क्वेश्चन में आना जिनके पास बुक है. पहला क्वेश्चन तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो वो तो आप लोग लिख लेंगे है ना. कुछ आयंस दिए हुए जैसे कि Cr3 प्लस का आयनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, CO2 प्लस का लिखिए, Mn2 प्लस का लिखिए. ठीक है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन तो आप लोग लिख लेंगे. एक क्वेश्चन है थ्योरी है तो व्हाट इज लैंथेनार्ड कॉन्ट्रैक्शन, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज, ये हमने लास्ट क्लास में ही लिखा है ना. कॉन्सिक्वेंसेज में दो तीन कॉन्सिक्वेंसेज लिखे थे हमने. एक की डी ब्लॉक में जो ग्रुप एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में यानी कि सेकंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में साइज में फर्क नहीं आया. दूसरा था कि लैंथेनॉइड्स का सेपरेशन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा बिकॉज सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज लगभग सिमिलर है. एंड थर्ड वाज द बेसिक नेचर. हमने कुछ बेसिसिटी के बारे में लिखा था ना कि अगर ये आपका लीस्ट बेसिक मोस्ट बेसिक हमने लिखा था कि La जो लैंथेनम है वो मोस्ट बेसिक हो जाएगा, जो आपका उसका लास्ट एलिमेंट है वो लीस्ट बेसिक हो जाएगा. फिर एक क्वेश्चन नंबर 11 में गिव रीजन है. देखिए हमने जितनी भी वो 10-12 प्रॉपर्टीज नहीं लिखी थी एक एक करके, हमने सबके रीजन लिखे. जैसे एलॉय क्यों बनाते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं, मैग्नेटिक बिहेवियर क्यों शो करते हैं, कलर क्यों शो करते हैं, तो सबके रीजन है. इसमें से 4 क्वेश्चन पूछा है कि ट्रांजिशन मेटल्स एंड मेनी ऑफ देयर कंपाउंड्स पैरामैग्नेटिक में उनके they behave like या they show paramagnetic behavior. Second question है कि the enthalpies of atomization of transition metals are high. Enthalpy of atomization का मतलब क्या है, जैसे कि अगर ये मेटल का पूरा भी हाई है, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है, ये दोनों प्रॉपर्टी हमने लिखी है. ठीक है, फिर एक क्वेश्चन है इसी में गिव रीजन में द ट्रांजिशन मेटल्स जनरली फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स. तो ये भी अपन T2G
ईजी वाला लेवल से शो कर सकते हैं। और एक है ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर मेनी कंपाउंड एक्ट एज अ गुड कैटलिस्ट। तो उसके रीजन भी हमने लिखे कि वो या तो एड्सॉर्प्शन थ्योरी से आप आंसर कर दो या इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी की, इनके पास इतनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं कि किसी ना किसी एक ऑक्सीडेशन स्टेट में ये अनस्टेबल टाइप का ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जो कुछ समय के लिए रहता है एंड देन फाइनल कंपाउंड बनने के बाद इट डिसअपियर्स। और एड्सॉर्प्शन थ्योरी वाले में हमने देखा था कि इसकी लाइकिंग होगी टुवर्ड्स द रिएक्टेंट्स, उनको वो पास लेके आएगा, रिएक्ट कराएगा, देन जो प्रोडक्ट बनेगा उससे लाइकिंग नहीं होगी तो प्रोडक्ट छोड़ देगा, अगेन द सरफेस इज फ्री फॉर द नेक्स्ट टू रिएक्टेंट्स। तो एड्सॉर्प्शन थ्योरी या इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी, दोनों में से किसी भी एक तरीके से आप एक्सप्लेन करके बता सकते हो कि हाउ दे बिहेव या व्हाई दे बिहेव एज अ गुड कैटलिस्ट। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन है व्हाट आर इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, व्हाई आर सच कंपाउंड्स वेल नोन फॉर ट्रांजिशन मेटल्स। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं, जहां पे आपके बड़े बड़े एटम्स की जगह जो वॉइड्स क्रिएट हो रहे थे उनमें हमारे छोटे एटम जैसे कि कार्बन, बोरॉन, हाइड्रोजन, ये आकर के उसमें बैठ जाते हैं, तो बॉन्डिंग नहीं हो रही है प्रॉपर। ये आपके एक तरह के नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड्स है, अपन फॉर्मूले भी लिखे थे जहां पे 1.7 इस टाइप का हमने कुछ फॉर्मूला लिखा था, वरना हम तो फॉर्मूले पूरे होल नंबर्स वाले ही पढ़ते हैं, जैसे H2SO4 है, ये तो नॉर्मल कंपाउंड हुआ, नॉट इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। ठीक है, स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड्स हैं ये सारे। ठीक है। एक क्वेश्चन है आपका 4.13 एक्सरसाइज का, क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से, जिनके पास बुक है वो देखेंगे। हाउ इज द वेरिएबिलिटी इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द नॉन ट्रांजिशन मेटल्स। मतलब कि आप देखिए ना, ऑक्सीडेशन स्टेट ट्रांजिशन मेटल्स में एक के बाद एक लगातार आ रही है, जैसे कि Fe2+ है तो उसके जस्ट बाद वाली Fe3+, Cu1+ के बाद अगली Cu2+, Mn का सोचिए 2 3 4 5 6 7, मतलब दे आर सक्सेसिव ऑक्सीडेशन स्टेट डिफर्स बाय वन ओनली। बट ऐसा नॉन ट्रांजिशन में नहीं होता है ना, नॉन ट्रांजिशन में 2 के बाद 4 आ जाता है, तो एक बीच का स्किप हो रहा है, तो ये एक डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, तो इसका आंसर लिखते हैं, ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 है, लिखे ना, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुनना। हाउ इज द वेरिएबिलिटी इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द, वेरिएबल तो हो रहा है, दोनों में वेरिएबल है, ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग है ना, बट इनमें थोड़ा सा वेरिएशन अलग है, +2 का डिफरेंस है, और यहाँ पे +1 से डिफर कर रहे हैं वो। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल आपका इसका है लेड का, Pb2+ होता है, फिर Pb3+ नहीं होता, Pb4+ होता है, प्लम्बस प्लम्बिक। सेम टिन का भी होता है, Sn2+, Sn4+, Sn3+ नहीं होता। ठीक है, तो लिखना नीचे इसमें, द वेरिएबिलिटी इन ऑक्सीडेशन स्टेट, द वेरिएबिलिटी इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स, the variability in oxidation states of transition metals, of transition metals is due to the incomplete filling of, the variability in oxidation states of transition metals is due to the incomplete filling of d orbitals, incomplete filling of d orbitals in such a way that, in such a way that, in such a way that their oxidation states differ from each other, their oxidation states differ from each other by unity, by unity, unity मतलब वन, by unity। एग्जाम्पल भी लिख लो, एग्जाम्पल Fe2+ and Fe3+, एग्जाम्पल लिखना, Fe2+ and Fe3+, Cu1+ and Cu2+, एक्सेट्रा। Mn का भी लिख सकते, 2 से पूरा 7 तक, ठीक है, एक्सेट्रा। Whereas in case of non-transition elements, whereas in case of non-transition elements, whereas in case of, बुक नहीं है, नोटबुक में नहीं लिख रहा है तो बुक गंदी कर रहा है, कितने आंसर लिखेगा उसमें। Whereas in case of non-transition elements, whereas in case of non-transition elements, the oxidation states differ by, the oxidation states differ by 2, differ by 2,
एग्जाम्पल लिखेंगे Pb2 प्लस Pb4 प्लस Pb2 plus and Pb4 plus, comma, Sn2 plus and Sn4 plus. 10. Sn2 plus and Sn4 plus. ये एक डिफरेंस हुआ ना इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स की वेरिएबिलिटी का. ठीक है. दूसरा डिफरेंस एक और लिखना नेक्स्ट लाइन में. इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, the higher oxidation states are more stable. The higher oxidation states are more stable in transition elements. The higher oxidation states are more stable for heavier elements. For heavier elements in a group. For heavier elements in a group. Example लिखना. Example. In group 6. In group 6. In group 6. MO मतलब molybdenum 6 and W यानी tungsten 6 is more stable than Cr6. हम एक ही ग्रुप के 3 एलिमेंट की बात कर रहे हैं. ऊपर आपका कॉपर है, फिर मोलिब्डेनम है, उसके नीचे टंगस्टन है. सुन रहे हैं क्या? तीनों की अपन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं, बट तीनों में हैवी कौन है? मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन. क्रोमियम तो ऊपर है तो थोड़ा लेस हेवियर होगा. तो तीनों के केस में हम बात कर रहे हैं कि फॉर हेवियर एलिमेंट्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर मोर स्टेबल. ठीक है. ये तो ट्रांजिशन के बारे में हुआ. नीचे फुल स्टॉप करके लिखना. इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक मतलब नॉन ट्रांजिशन होगा ना. इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स the lower oxidation states are more stable. In P block elements, the lower oxidation states are more stable. Example लिखना. Pb2 is more stable than Pb4. Pb bracket में Roman 2 is more stable than Pb4. Than Pb4. ठीक है. फिर देखिए थ्योरी में एक क्वेश्चन ये भी आता है, वही पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम परमैंगनेट का प्रिपरेशन जो हमने दोनों लिखा है ना. सुन रहे हैं क्या? ये आपका 4.14 था. एक्सरसाइज में 4.14 क्वेश्चन था. डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट फ्रॉम आयरन क्रोमाइट ओर. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग पीएच ऑन अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट. मतलब ये क्या हो गया? ये देखो, ये अलग से क्वेश्चन पूछा है उसी में. इंक्रीजिंग पीएच का मतलब ये हो कि आपने बेस ऐड किया है. देखो कैसे उल्टा पूछा क्वेश्चन. वरना एक क्वेश्चन आपके जो टेस्ट में पूछा था वो क्या था कि व्हाट हैपेंस व्हेन डाइक्रोमेट रिएक्ट विद बेस. वही चीज तो हो गई ना. इंक्रीजिंग पीएच मतलब आपने बेसिक सॉल्यूशन मिलाया तो क्या हुआ था? येलो कलर का क्रोमेट बन गया था. ठीक है. तो ऐसे समझ में आना चाहिए कि क्या पूछ रहा है हमसे. ठीक है. फिर इसी का एक और क्वेश्चन देखो 4.15 दिया हुआ है. डिस्क्राइब द ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट. पढ़े ना अपन ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी. बहुत सारे रिएक्शन लिखे पोटेशियम के भी, डाइक्रोमेट के भी और पोटेशियम परमैंगनेट भी, तीनों मीडियम में, न्यूट्रल, अल्कलाइन और एसिडिक. तो यहाँ डाइक्रोमेट का पूछा है. राइट आयनिक रिएक्शन. देखो हमने बहुत सारे रिएक्शन का दोनों पार्ट लिखा, आयनिक भी लिखे और फुल रिएक्शन भी लिखे हैं. तो राइट द आयनिक इक्वेशन फॉर इट्स रिएक्शन विद आयोडाइड. तो आयोडाइड से आयोडीन बनना था. Ki लिया था हमने, Ki से I2 बनाए थे. दूसरा है आयरन 2 सॉल्यूशन को आयरन 3 सॉल्यूशन में कन्वर्ट किए थे. डू यू रिमेंबर? फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट बनाए थे, Ki को I2 बनाए थे, और एक दिया है H2S, H2S को S बनाए थे. तीनों केस में ऑक्सीडेशन हो रहा है यूजिंग पोटेशियम डाइक्रोमेट. तो तीनों के आयनिक रिएक्शन लिखने हैं. ठीक है. फिर जस्ट अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट. ये क्वेश्चन नंबर 4.16 16th क्वेश्चन. ठीक है. उसमें भी फिर आपको एसिडिफाइड वाला लेकर के आयरन 2 सॉल्ट को आयरन 3 सॉल्ट में कन्वर्ट करना है. SO2 को सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे और ऑक्सैलिक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे.
ये सारे रिएक्शन हमने लिखे हैं कॉपी में। 17 देखो, 17 तक अच्छा क्वेश्चन है। आपको 5-6 मेटल्स का ई नॉट वैल्यूज लिखा हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर 4.17। तो देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है आपको। फॉर M2 प्लस से M एंड M3 प्लस टू M2 प्लस, दोनों रिडक्शन रिएक्शन है। 2 से 1 आना यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना, और 3 से 2 आना यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना, यानी कि रिडक्शन रिएक्शन है। इनकी ई नॉट वैल्यूज अलग अलग मेटल के लिए लिखी है। देखो मैं वैल्यूज लिख रहा हूं, क्या क्या वैल्यूज है। ई नॉट आपका क्रोमियम का दिया हुआ है, Cr2 प्लस से Cr इज -0.9 वोल्ट। फिर Cr3 प्लस से Cr2 प्लस, ये अभी अपन पढ़े थे, -0.41 था ना, -0.41 वोल्ट। फिर Mn2 प्लस का Mn वैल्यू दिया है -1.2 वोल्ट। Mn3 प्लस से Mn2 प्लस का वैल्यू है 1.5 वोल्ट। एंड Fe2 से Fe का वैल्यू है -0.4 वोल्ट। एंड लास्ट Fe3 से Fe2 का वैल्यू है 0.8 वोल्ट। ये इतना डेटा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन पूछा है, यूज दिस डेटा टू कमेंट अपॉन। फर्स्ट क्वेश्चन है द स्टेबिलिटी ऑफ Fe3 प्लस एज कंपेयर टू दैट ऑफ Cr3 प्लस एंड Mn3 प्लस। स्टेबिलिटी ऑफ Fe3 प्लस कहने का मतलब Fe3 प्लस इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू Cr3 प्लस एंड Mn3 प्लस। अब देख लो, इन दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू नेगेटिव है, इसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू पॉजिटिव है। ये हम रीजन दे सकते हैं अपन, है ना। तो पहला वही आपसे पूछा, तो इसका नीचे आंसर लिखना। Cr3 प्लस स्लैश 2 प्लस, Cr3 प्लस स्लैश Cr2 प्लस has a negative reduction potential, has a negative reduction potential। अच्छा 3 प्लस से 2 प्लस वाला बोल रहा है ना, तो अपन तो Mn का माइनस वाला देख लिए ना, ये वाला देखना है ना। ये तो पॉजिटिव है ना, मतलब ये बीच, ये इससे ज्यादा है। मतलब ये समझिएगा कि इन दोनों में आयरन की पॉजिटिव है और इन दोनों में इसकी ज्यादा पॉजिटिव है। ठीक है, तो मतलब आयरन दोनों से ज्यादा स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, तो चलो दोनों लिखेंगे अपन। हाँ, तो Cr3 प्लस से Cr2 प्लस हैज अ नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल, hence it cannot be reduced, hence it cannot be reduced to Cr2 plus, hence it cannot be reduced to Cr2 plus। नहीं होगा ना रिड्यूस, यानी कि Cr3 प्लस Fe3 प्लस से ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि Cr3 प्लस Cr2 प्लस में चेंज नहीं हो रहा है। बट Fe3 प्लस तो Fe2 प्लस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। Am I clear? यानी कि Fe3 प्लस इज लेस स्टेबल देन Cr3 प्लस। पर जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो Mn3 प्लस रिड्यूस हो जाएगा, ये नहीं होगा रिड्यूस। तो कमेंट अपन को क्या करना है, स्टेबिलिटी ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू दिस एंड विथ रिस्पेक्ट टू दिस। तो इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो Cr3 प्लस इज मोर स्टेबल, क्योंकि ये तो स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि ये तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसकी पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हाई होती है वो रिड्यूस हो जाता है। और जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो इसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो ये रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि Mn3 प्लस इज लेस स्टेबल देन Fe3 प्लस। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला कि Fe3 प्लस दोनों से ज्यादा स्टेबल है। कमेंट अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ Fe3 प्लस एज कंपेयर टू बोथ। हम दोनों से कंपेयर कर रहे हैं, पहले Fe3 को Cr से कंपेयर कर रहे हैं, फिर Fe3 को Mn3 प्लस से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो Cr3 Cr2 प्लस हैज अ नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल, हेंस Cr3 प्लस कैन नॉट बी रिड्यूस्ड टू Cr2 प्लस, दैट इज Cr3 प्लस इज मोर स्टेबल। ठीक है, Cr3 plus is more stable than Fe3 plus, is more stable than Fe3 plus। ठीक है, अब इन दोनों कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम में लिखेंगे कौन ज्यादा पॉजिटिव है। पॉजिटिव तो दोनों ही है, पर कौन ज्यादा पॉजिटिव है, Mn3 प्लस वाला। तो नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे Mn3 प्लस स्लैश Mn2 प्लस, Mn3 प्लस स्लैश Mn2 प्लस, Mn3 plus slash Mn2 plus has large positive E naught value
has large positive E naught value, has large positive E naught value, hence it is easily reduced to, hence it is easily reduced to, hence it is easily reduced to Mn2 plus, Mn2 plus. Full stop. E naught value for Fe3, E naught value for Fe3 plus slash Fe2 plus, वो भी पॉजिटिव है ना बट छोटी है, is positive but small, is positive but small, is positive but small. Hence a final line क्या लिखेंगे अपन, तीनों को कंपेयर कर दिए ना, hence Fe3 plus is more stable than, hence Fe3 plus is more stable than, किससे ज्यादा स्टेबल है Fe3 plus? Mn3 plus है, Mn3 plus but less stable than Er3 plus. क्लियर है ये? तो ऐसे वैल्यूज देगा तो हम वैल्यूज को एनालाइज करके इस टाइप के क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं. सुन रहे हैं क्या? बस एक लास्ट वाला चीज याद रखना है कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है उसका रिडक्शन होता है. ये तो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पढ़ते हुए आ रहे हैं. तो यहां अपन को वही देखना है कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा था वो रिड्यूस हो गया, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम था वो नहीं हो पाया तो ज्यादा स्टेबल. इन दोनों में जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा था वो रिड्यूस नहीं हो पाया, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम था वो रिड्यूस हो गया तो ज्यादा स्टेबल. तो Fe3 plus is more less stable than Cr3 plus but more stable than Mn3 plus. क्लियर है? ये ज्यादा स्टेबल. ठीक है, चलो इसी का सेकंड पार्ट भी है क्वेश्चन में. क्या बोला है? The ease with which iron can be oxidized as compared to the similar process for either Cr or Mn metals. The ease with which iron can be oxidized as compared, मतलब ऑक्सीडेशन कितना इजियर है आयरन का as compared to the similar process for either Cr or Mn metals. तो क्या होगा देखो इसका, ये सारी तो वैल्यूज आपकी रिडक्शन पोटेंशियल दी हुई है ना, इसका उल्टा करोगे तो सारे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकल जाएंगे. तो क्या क्या दिया हुआ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमारे पास? Cr का प्लस 0.9, ये तो माइनस उसका रिडक्शन पोटेंशियल है, तो प्लस Cr का कितना हो जाएगा? प्लस 0.9. और क्या बोला एलिमेंट आपको? मैंगनीज. मैंगनीज का ऑक्सीडेशन 1.2 माइनस है तो ऑक्सीडेशन प्लस 1.2 हो जाएगा. और थर्ड एलिमेंट है हमारा आयरन विच इज माइनस 0.4, तो ये प्लस 0.4 हो जाएगा. तो नीचे लिखना वैल्यूज. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल for the given pairs will be, for the given pairs will be, for the given pairs will be, for the given pairs will be 0.9 वोल्ट ब्रैकेट में Cr लिख लेना क्रोमियम के लिए, 0.9 वोल्ट ब्रैकेट में Cr क्रोमियम के लिए, कॉमा 1.2 वोल्ट ब्रैकेट में Mn, ब्रैकेट में Mn एंड 0.4 वोल्ट ब्रैकेट में Fe, ब्रैकेट में Fe. अगर वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं भी लिखते तो रिडक्शन पोटेंशियल देख के बता सकते कि कौन पहले ऑक्सीडाइज होगा, कौन होगा पहले ऑक्सीडाइज, Mn, Cr या Fe में. कैसे? Mn होगा ना भाई. देखो Mn का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है ना, तो वो आपका ऑक्सीडाइज्ड. ठीक है, तो नीचे लिखना thus the order of their getting oxidized, thus the order of their getting oxidized. यहां भी देखो सबसे ज्यादा वैल्यू 1.2 किसकी? Mn की है. thus the order of getting oxidized अपने ये देखा 1.2 को प्लस 1.2 किया, माइनस 0.9 को 0.9 किया और इसको 0.4 किया ना, ये तीन देख रहे हैं ना अपन. तो इन तीनों में सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल किसका है? Mn का. तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम वो ऑक्सीडाइज होगा. उल्टा करोगे ना, अभी तक ये बोल रहे थे कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो रिड्यूस होगा, तो जिसका सबसे कम वो ऑक्सीडाइज होगा. तो क्या लिख रहे हैं?
Thus, the order of their getting oxidized will be in the order Mn greater than Cr greater than Fe. Mn greater than Cr greater than Fe. ठीक है, ठीक है. 18th क्वेश्चन भी देखो, कलर वाला. प्रेडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कलर्ड इन एक्वस सॉल्यूशन. प्रेडिक्ट करना है. कुछ आयंस दिए हुए हैं, जैसे कि Ti3+ एक दिया है, फिर आपको दिया हुआ है V3+, वेनेडियम 3+, Sc3+, कैंडियम, Mn2+, Fe3+, CO2+ एंड MnO4 नेगेटिव पर मैग्नेट आयन. ठीक है, तो इससे पूछ रहा है कि कौन से आपके कलर्ड है. देखो, कलर्ड वही होंगे जिनके पास इनकम्प्लीट d ऑर्बिटल्स होंगे. दे विल बी व्हाट, कलर्ड आयंस. तो देखो, स्टार्ट करो टाइटेनियम से. टाइटेनियम का कंफिगरेशन लिख के देखो तो कितना होगा, Ti3+. टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर क्या है, सेकंड नंबर का ही तो है, 22. उसके बाद वेनेडियम आएगा, और फिर तो पता है आपको 24 से मैंगनीज करके देखो. Ti3+ 22 है ना, तो कंफिगरेशन क्या होगा 22 का. 3D1 कैसे होगा, 3D1 तो Sc का ही था ना, 3D2 होगा ना भाई. अरे 22 है ना, 20 तक तो 4s2 भरा जाता है, तो 4s2 3D2 होगा, मतलब 3D2 4s2 होगा. पर आपको 3+ बनाना है. Ti3+ के पास एक बच रहा होगा क्या, एक है ना, एक भी चलेगा. एक भी चलेगा तो वो उतनी एनर्जी लेके जंप करेगा, बाकी एब्जॉर्ब करके एमिट करेगा लाइट, तो कलर दिखेगा ना. मतलब अल्टीमेटली हमें ये देखना है कि उसके पास इनकम्प्लीट d ऑर्बिटल होना चाहिए. अगर d ऑर्बिटल खाली है तो कलरलेस होगा. तो Ti दिख रहा है, तो Ti3+, और क्या है, वेनेडियम 3+. इसके बाद इसका देखो, वेनेडियम 3+ का इसके पास भी होगा. जब Ti के पास है तो इसके पास तो एक एक्स्ट्रा होगा, और D2 होगा. हाँ एग्जैक्टली, वो D1 है तो ये D2 होगा, उसके बाद कहीं तो है. फिर Sc3+, हाँ ये नहीं होगा क्योंकि इसका तो D पूरा खाली हो जाएगा. 4s2 3D1, 4s2 3D1, और तीनों लूज करेगा तो ये तो आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन. Sc3+ कलर्ड नहीं होगा. ओके, उसके बाद Mn2+ होगा, क्योंकि Mn का हो जाएगा आपका 3D5 4s2, दो निकलेगा भी तो 4s से ही बाहर निकलेगा. पांचों के पांचों अनफिल्ड है, मतलब अनपेयर्ड है. ठीक है, तो ये भी होगा. उसके बाद Fe3+, ये भी होगा. CO2+, ये भी होगा. देखो ना, जो इनके पास कुछ ना कुछ तो अनपेयर्ड रहेगा ना. CO2+ क्या है आपका 27, यानी कि 4s2 3D7, और CO2+ बनाओगे तो 4s के 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे ना. 3D7 तो अभी भी है, तो 3D7 में भले 5 2 भरा है, अभी भी 3 अनपेयर्ड है, तो ये भी कलर्ड होगा. तो सिर्फ Sc3+ आपका अनकलर्ड है, कलरलेस है. बाकी सारे के सारे क्या है, कलर्ड है. ठीक है, और एक जो आपको दिया है वो आपका ऑक्सो एनायन है, याद है. इसके लिए, और मैंने क्रोमियम के लिए, क्रोमेट के लिए मैंने अलग आप लोग को लाइन लिखवाई है, अगर आपको याद हो तो नोट में, कि इनके कलर्स D to D ट्रांजिशन से नहीं होते हैं, क्योंकि Cr इसका क्या है कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे, ऑक्सीडेशन स्टेट -14, वहां जाके +14, +14 -2 6, +6 में D खाली हो जाएगा, +6 में D खाली हो जाएगा. तो वही मोमेंटरली एक इलेक्ट्रॉन चार्ज ट्रांसफर होगा, एंड इट विल शो ऑक्सीजन से. किससे होगा, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा मोमेंटरली, एंड दैट इज व्हाई इट शोज कलर. सेम हैपेंस हियर आल्सो. तो इन दोनों का रीजन याद रखना ना, हर बार अपन D to D ट्रांजिशन नहीं बोलेंगे कलर के लिए. सुन रहे हैं क्या, इन दोनों में सेम रीजन हमने लिखा है कि इन दोनों में ही Mn, ये भी आपका क्या है, Mn8, उधर जाके 7, यहाँ 7 है और ये 6 है. समझ रहे हैं क्या, तो दोनों ही केस में
डी ऑर्बिटल खाली हो गया है। डी ऑर्बिटल पूरा खाली किया तब तो 7 तक गया ना ये अपने ऑक्सीडेशन स्टेट में, एक एक करके डी इलेक्ट्रॉन लूज करता गया, +7 तक पहुंच गया अल्टीमेटली, ये +6 तक पहुंच गया अल्टीमेटली, राइट। तो अब इनके पास डी इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसके बावजूद भी ये कलर थे। क्या क्या कलर थे इनके? ये आपका ऑरेंज था और ये वाला पर्पल था, डीप पर्पल, और वो ऑरेंज क्रिस्टल्स थे। तो ये कलर्स आर जस्ट बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन या चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम ऑक्सीजन टू द मेटल, मोमेंटरीली चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो लिखना नीचे, ओनली दोज आयंस विल बी कलर्ड, ये क्वेश्चन नंबर 18 है ना, क्वेश्चन नंबर 18, ओनली दोज आयंस विल बी कलर्ड which have incompletely filled d orbitals. Only those ions will be colored which have incompletely filled d orbitals. Which have incompletely filled d orbitals, full stop. Those with fully filled or empty, those with fully filled or empty, those with fully filled or empty d orbitals are colorless, are colorless. Those with fully filled or empty d orbitals are colorless, full stop. Does Ti3 plus, V3 plus, Mn2 plus, Fe3 plus, और क्या दिया हुआ है, CO2 plus, are all colored, are all colored, इसका रीजन अलग लिखेंगे ना, इसलिए इसको नहीं लिख पाया भाई मैं, are all colored due to डी ट्रांजिशन। आप ये समझ गए ना, डी ट्रांजिशन का मतलब क्या है, वही T2G से EG जाना, वो दोनों डी के ही तो थे, एक का एनर्जी ज्यादा है दूसरे का एनर्जी कम है, पर है तो पांचों के पांचों डी वाले ही ना। कोऑर्डिनेट में पढ़े ना अपन कि दो को एनर्जी ज्यादा मिल जाएगी तो दो ऊपर चले जाएंगे, नीचे 3 रह जाएंगे, तो T2G से EG में जंप होगा, तो वो डी से डी का जो ट्रांजिशन है, ठीक है, हाँ, तो डी टू डी ट्रांजिशन, full stop. MnO4 minus, MnO4 1 minus is also colored, is also colored, is also colored due to charge transfer, due to charge transfer, due to charge transfer. एक और 25th क्वेश्चन में भी गिव रीजन पूछा है। पहला है द लोएस्ट ऑक्साइड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज बेसिक, हाईएस्ट इज एसिडिक। अपन ने लिखा ना, लोएस्ट वाले बेसिक है, बीच वाले एम्फोटेरिक है और हाईएस्ट वाले एसिडिक है। उसका कारण है कि उनका ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, जो लोअर ऑक्साइड्स हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट कम होता है और हायर ऑक्साइड्स वालों का ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, तो दैट इज व्हाई दे आर एसिडिक। एक क्वेश्चन उसी में है, अगेन ये तो रिपीट हो गया, द ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन ऑक्साइड्स एंड फ्लोराइड्स। और एक और है, द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज एग्जिबिटेड इन ऑक्सो एनायंस ऑफ अ मेटल। जैसे को देखो, Mn अपना हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 ऑक्सो एनायन के साथ दे रहा है, क्रोमियम भी +6 ऑक्सो एनायन के साथ दे रहा है। अगेन ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो अपना हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स उनके साथ दे रहे हैं, ठीक है। एक सीरियम 3 आयन का आपसे मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है। क्वेश्चन है, यूज हुर्न्स रूल टू डिराइव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Ce3+। सी मतलब आपका पहला लैंथेनम, लैंथेनॉइड्स 58,
58 to 71 था ना, तो सीरियम से लुटेशियम था ना, और इधर नीचे क्या क्या लिखे थे अपन, थोरियम से क्या लिखे थे लास्ट, हाँ शायद नेप्ट्यूनियम था, शायद एक बार चेक करो ना, TH 90 90 TH 103 वाला क्या लिखे थे, तो रटा था ना पूरा टेबल लक्ष्य। लॉरेंशियम, थोरियम से लॉरेंशियम, ठीक। हाँ तो इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा है सीरियम का मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है C3+। देखो तो कॉन्फ़िगरेशन पहले सीरियम का 58 है ना उसका, उससे लिख लो जेनॉन से, पूरा मत लिखते बैठना। 58 है ना, तो 54 तक तो जेनॉन होगा, उसके बाद से लिख लो सीरियम, सॉरी सीरियम जो 58 होता है उसका जेनॉन तक सेम है विच इज 54। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन कहां बैठेंगे ये देखना है, तो 2 तो आपके वहां बैठेंगे ना 7 में, S में 7s2 लिख लो, 7s2, फिर 5f1, और फिर जाएगा वो 6d, सॉरी 6d1 फिर 5f1। अब भराएगा पहले 6d, पर अपन लिखते पहले 5 है ना, तो क्या लिख दिया आप लोग पूरा 5f1 6d1 एंड 7s, ये है जेनॉन के बाद वाला है ना, ठीक। अब अगर 3+ निकालोगे, मतलब 3+ नहीं कि 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे ना, तो कहां कहां से निकालोगे, 7s2 एंड 6d1, आउटर वाले तो यही है ना, पहले तो उन्हीं के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, फिर आएगा f का बारी, तो एक इलेक्ट्रॉन है, तो अब निकल जाएगा पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिक मोमेंट अंडर रूट में n × n+2 अंडर रूट में, तो ये तो निकल गए, तो C3+ क्या हुआ 5f1, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो मैग्नेटिक मोमेंट विल बी इक्वल टू अंडर रूट में n × n+2, तो 1 × 1+2 यानी कि √3, √3 तो आपको पता होगा वैल्यू ना, 1.732, ठीक। ठीक है, ठीक है, इतने क्वेश्चंस तो देखना ही है, बाकी मैंने आप लोगों को जो बुक दी है उसमें भी कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं, है ना, उसको भी अच्छे से समझना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चैप्टर का डालिएगा, अल्कोहल फिनॉल ईथर।